हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आई होप तुम सब अच्छे भी होगे और तुमने पढ़ाई भी की होगी, है ना। तो चलो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं बच्चों कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या कवर किया था। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा था, जो हमारा बायोलॉजी का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। और उसके बाद हमने क्या देखा था कि जिसमें लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, जिसमें लाइफ है, और उसके लिए कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को भी देखा था। सो द बेसिक इसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन एंड टू सस्टेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। उसके बाद हमने क्या देखा था, तो उसके बाद हमने देखा था कि हमारे कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। मीन्स पहले तुम खाना खाते हो, डेट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। उसके बाद आप जब इनहेल करते हो, O2 जब आप लेते हो, तो वो आपके जो फूड होते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, डेट इज रेस्पिरेशन। फिर आपके पूरे बॉडी में वो ट्रांसफर हो रहे हैं, डेट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। एंड जो आपके हार्मफुल वेस्ट हैं वो जब निकल रहे हैं, डेट इज कॉल्ड ईजेशन। तो ईजेशन और जो एक्सक्रीशन है, इसको हम बहुत अच्छे से अपने आगे के लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं। अब उसके बाद हमने क्या देखा था बच्चों, तो उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज न्यूट्रिशन, है ना। न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, है ना। अब मैंने इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बोला, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं आपको पता है। कार्बोहाइड्रेट आप जो खाते हो, जो आप प्रोटीन लेते हो, मतलब आपका जो एक प्लेट होता है उसमें सारे के कॉम्बिनेशन होते हैं, कार्ब्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, प्रोटीन के कॉम्बिनेशन होते हैं, विटामिन्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, है ना। और उसके बाद बच्चों हमने क्या देखा था कि ये जो न्यूट्रिशन लेने का तरीका है, ये सारे ऑर्गेनिज्म का तरीका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरीका है। तो फिर हमने देखा था क्या कि हमारे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक होते हैं और दूसरा क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और आज के लेक्चर में हम यही करने वाले हैं कि व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हु इज ऑटोट्रॉप्स, एंड अनदर जो हमारा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसको करने से पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो, साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, साइंस किस वर्ड से डिराइव्ड होता है, तो आपको पता है कि साइंस हमारा लैटिन वर्ड से डिराइव्ड होता है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ स्टडी अबाउट लाइफ और लिविंग, यानी कि कौन सा ऐसा ब्रांच है जिसमें आप लाइफ के बारे में पढ़ते हो, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हो। तो आप आंसर क्या करने वाले हो कि मैम जिस बायोलॉजी में, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था ना बायो मीन्स लाइफ और लॉजी मतलब क्या था, टू स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द बेसिक इसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर मेंटेनेंस देयर लाइफ इज कॉल्ड, क्या होता है आपको अभी भी मैंने बताया है, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था क्या होता है बच्चों, तो होता है लाइफ प्रोसेसेस। आ रहा है समझ में सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, intake of nutrients and its utilization by a living organism is क्या होता है, न्यूट्रिशन, है ना। आ गया सबको समझ में। उसके बाद अब हम देखने वाले हैं कि हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है कौन से ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो देखो सिंपल सा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, ऑटो मीन्स होता है बच्चों सेल्फ, ठीक है। ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉपिक मतलब क्या होता है, नरिश, यानी कि सेल्फ नरिशमेंट, खुद के लिए जो खाना बना रहा है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ओन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऑटोट्रॉप्स क्या कर रहे हैं, ऑलवेज अपने लिए खाना बना रहे हैं। अब ऑटोट्रॉप्स अपने लिए खाना कैसे बनाते हैं, तो वो एक प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं
फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पहले भी क्लासेस में फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में जब अपना प्लांट खाना बनाता है खुद के लिए तो उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ध्यान रखना है, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड जो ऑर्गेनिज्म इसको फॉलो कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज व्हाट, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने लिए अपना खाना खुद बना रहे हैं, वो अपने सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है। सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स, और बच्चों हम इसे प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। प्रोड्यूसर इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर का मतलब क्या हो गया, प्रोड्यूस कर रहा है यानी जो बना रहा है ना, और कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, जो वो बने हुए खाना को खा रहा है। ये क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये खुद से खाना बना रहे हैं। अब ये खुद से खाना कैसे बना रहे हैं, क्योंकि ये कुछ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को यूज करते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को यूज करते हैं। आगे देखते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ओन सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑटोट्रॉप्स आर ऑलवेज प्रोड्यूसर, और इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, क्या इसके एग्जांपल हो गए, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि हमारे जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब ये अपना खाना कैसे बना रहे हैं ना, उसको हम फोटोसिंथेसिस टॉपिक में बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। अभी तुम्हें क्या याद रखना है, अभी तुम्हें सिर्फ इतना ही मैम ने बताया कि इन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म मेड देयर ओन फूड फॉर देयर ओन सोर्स ऑफ एनर्जी, और दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ओन सोर्स ऑफ एनर्जी। या तुम बोल सकते हो ऑटोट्रॉप्स आर ऑलवेज प्रोड्यूसर, और एग्जाम्पल क्या देने वाले हो, तो एग्जाम्पल दोगे ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखो इसके दो टाइप्स क्या होते हैं बच्चों, पहला टाइप हमारा होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स, और दूसरा हमारा क्या होता है, कीमो ऑटोट्रॉप्स, है ना। अब व्हाट इज फोटो ऑटोट्रॉप, तो देखो फोटो मतलब क्या होता है, फोटो मतलब होता है लाइट, और ऑटोट्रॉप मतलब क्या हो गया, यानी कि जो ऑटोट्रॉप्स यानी जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, लेकिन कैसे बना रहे हैं, तो लाइट के प्रेजेंस में बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, लाइट के प्रेजेंस में बना रहे हैं। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड through the process of photosynthesis using simple raw material like water and CO2 in the presence of sunlight। यानी कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, वो कुछ रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, जैसे वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और उससे वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं ना। अब तुम बोलोगे मैम इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी तो अपना खाना खुद बनाते हैं। बच्चों हम अपना खाना कैसे बनाते हैं, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है ना, जो हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं हम उससे क्या कर रहे हैं, उसके हेल्प से अपना खाना बना रहे हैं, और ये इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये खाना जब बनाते हैं तो आपको मैं बताऊंगी कि वो खाना में इनका क्या बनता है, कौन सा फूड बनता है, एक्चुअली ये ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, आगे देखो कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, तो ये भी आपके बिल्कुल नाम से क्लियर है, और आपको मैं डे फर्स्ट से ही बता रही हूँ कि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी। सो कीमो मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कीमो मतलब होता है लाइट। ठीक है, कीमो मतलब कीमो मतलब क्या होता है, केमिकल। कीमो मतलब क्या हुआ, केमिकल, यानी कि जो केमिकल एनर्जी को यूज करेंगे अपने फूड को बनाने के लिए, क्या करेंगे, जो केमिकल एनर्जी को यूज करेंगे अपने फूड को बनाने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, देखो सम नॉन ग्रीन बैक्टीरिया लाइक सल्फर बैक्टीरिया यूजेस केमिकल एनर्जी टू मैन्युफैक्चर देयर फूड। तो कुछ आयनिक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, कुछ सल्फर बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपना जो खाना है वो केमिकल एनर्जी को यूज करके क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो टाइप के ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या बोलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स, और दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है,
वी कैन से ऑल्सो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, एंड वी कैन से ऑल्सो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। हम इन्हें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं, इन्हें हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं बच्चों, इतना सबको समझ में आ गया कि हमारे फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं और हमारे कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। अब तुम बोलोगे कि मैम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो कवर हो गया, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? तो उसको एक्चुअली में हम पहले, जो हमारा फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो उसमें ग्रीन प्लांट्स किस प्रोसेस को यूज करके अपना खाना बना रहे हैं, पहले उन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। और वो प्रोसेस क्या है? तो डेट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इन आवर क्लास 10th बायोलॉजी इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या है? फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटो मीन्स होता है लाइट, एंड सिंथेसिस मतलब क्या होता है? बनाना, सिंथेसाइज करना, बनाना। यानी कि हमारे ग्रीन प्लांट्स जो लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बना रहे हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं? उनको हम बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस। अब देखो, ये रटने वाली चीजें नहीं है ना, बच्चे बैठ के रटने लगते हैं, ये रटने वाली चीजें नहीं है। जो हमारा फोटोसिंथेसिस है ना, ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अगर एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, एक बार अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, अगर आप लेक्चर को देख लेते हो, तो आपको लाइफ में कभी भी आप फोटोसिंथेसिस नहीं भूलने वाले हो। कैसे? सबसे पहले तो तुमको ये याद रखना है कि सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं? अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है। हम अपने जो हमारे स्लाइड्स में जो भी सेंटेंसेस हैं, उनको भी एक बार रीड करेंगे, एक बार प्रॉपर डेफिनेशन भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले तुम समझ लो ये कैसा प्रोसेस है। देखो, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्या करता है? सनलाइट को यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है, और वाटर को यूज करके क्या करता है? वो अपना खाना बनाता है ना। अब तुम बोलोगे कि मैम क्लोरोफिल का क्या हुआ, है ना, क्योंकि आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। तो क्लोरोफिल भी इसमें यूज होता है, लेकिन वो क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों? वो प्लांट्स में ही प्रेजेंट होते हैं, वो तो प्लांट्स के ही पास होते हैं। इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में, कौन से प्लांट्स में होती है, तो आप क्या बोलोगे? ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होता है, प्लांट के भी वो ग्रीन पार्ट्स में होता है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ना, कोई भी पूछेगा आपसे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, आप उसको ऐसे बताने वाले हो, प्लांट के, ठीक है। क्या बताओगे? प्लांट के, उसके लीफ है ना, जो प्लांट का लीफ है, उस लीफ के मेसोफिल सेल्स के अंदर में क्लोरोप्लास्ट नाम का एक सेल ऑर्गेनल होता है, और वो जो क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनल होता है, उसमें क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। वहां पे क्या होता है? वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। क्या समझे तुम लोग कि प्लांट के जो लीफ के अंदर में मेसोफिल सेल्स होते हैं, वो मेसोफिल सेल्स के अंदर में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और वही क्लोरोप्लास्ट जो एक सेल ऑर्गेनल है, उसके अंदर में क्या होता है? उसके अंदर में क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन पिगमेंट होता है, जहाँ पे क्या होता है? जहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेसेस परफॉर्म होती हैं। तो ये तो समझ में आ गया ये प्लांट्स के किस पार्ट में हो रहा है। ये भी समझ में आ गया कि ये सनलाइट यूज कर रहा है ना, और ये भी समझ में तुमको क्या आ गया कि ये वाटर को यूज कर रहा है। ये भी तुमको समझ में आ गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहा है। तो चलो एक बार पहले डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग, है ना, मैम ने आपको क्या बताया? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। द फूड प्रिपेयर्ड इज कार्बोहाइड्रेट। अब इसको देखते हैं कि जो फूड बनता है वो कार्बोहाइड्रेट बनता है, और वो कैसा होता है बच्चों? तो वो ग्लूकोज होता है। तो देखो, अब एक बार ना तुम इक्वेशन के थ्रू पहले समझो, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आपका जो फर्स्ट सेंटेंस का डेफिनेशन था वो आपको समझ में आ गया। क्या होता है बच्चों फोटोसिंथेसिस में? ये क्लोरोफिल में तो हो रहा है, ये भी समझ में आ गया। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, ये भी समझ में आ गया। इसको एक इक्वेशन के थ्रू कैसे समझोगे कि सबसे पहले क्या होता है ना, कि सबसे पहला आपका जो सनलाइट है, सबसे पहले जो आपका सनलाइट है, एक सेकेंड में स्लाइड चेंज कर लूं, कहीं पर मैं ब्लैंक स्पेस देख के आपको समझाती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले जो सनलाइट है, वो सनलाइट प्लांट के कहाँ पे पड़ रहा है? ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि उसके लीफ पे पड़ रहा है, ठीक है। कहाँ पे पड़ रहा है? लीफ पे पड़ रहा है। अब सनलाइट को क्या करता है? लीफ एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सनलाइट को क्या कर रहा है?
सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है बच्चों? लीफ एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और लीफ क्यों एब्जॉर्ब कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास क्या है? उसके पास क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट है ना। तुमने प्लास्टिड पढ़ा था ना, और जब तुमने प्लास्टिड पढ़ा था क्लास 9th में, तो सेल ऑर्गेनल में, तो तुमने देखा था कि हमारे प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट एंड सेकंड इज क्या था? क्रोमोप्लास्ट। और एक और आपका क्या था? तो एक और आपका था ल्यूकोप्लास्ट, है ना। तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट था उसी के अंदर में तो ये क्लोरोफिल होते हैं, ग्रीन पिगमेंट। तो यानी कि लीफ के जो क्लोरोफिल ने क्या किया? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब उसके पास क्या है? उसके पास वाटर है। तो वो जो वाटर है ना उसके पास, तो बच्चों आपको पता है ना वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो ये वाटर जो है, ये वाटर का स्प्लिटन हो जाता है, ये टूट जाते हैं, है ना। यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जब ये टूट जाते हैं, तो आपको पता है वाटर किससे मिलकर के बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलते हैं। क्या मिलता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। और हाइड्रोजन जो है ये एक तरह का रेड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन कराता है। और उसकी वजह से क्या होता है? जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है उससे आपको क्या मिलता है? उससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, ठीक है। एंड कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो प्लांट का खाना है, जिसके लिए वो इतना लंबा प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तो क्या समझे बच्चे तुम लोग? तुम लोग को इससे क्या समझ आया? कि जो हमारा प्लांट्स है, अब यहाँ पे तुम इक्वेशन के थ्रू देखो, जो हमारा प्लांट्स है वो प्लांट्स क्या किया? सबसे पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। किसने एब्जॉर्ब किया? उसके क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ? ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग हो गया, ये टूट गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में। उसके बाद आपके जो ये रेड्यूसिंग एजेंट हैं, ये क्या करते हैं? ये रेडॉक्स रिएक्शन कराएं, और कार्बन डाइऑक्साइड से आपको कार्बोहाइड्रेट मिला। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिला? आपको मिला ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6। और साथ ही में आपके वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या हो गए? ऑक्सीजन और वाटर निकल गए, ठीक है। तो ये है आपका ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस। यानी आपके एनसीईआरटी में आपका इसमें 3 मंत्र दिया है, जो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और वो क्या है मंत्र? तो सबसे पहला मंत्र क्या है फोटोसिंथेसिस का? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्या है सबसे पहला? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। और दूसरा क्या है आपका? कि जो आपके क्लोरोफिल जब अब सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिए, तो दैट लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू क्या? केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आपके वाटर मॉलिक्यूल टूट जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद आपका क्या हो जा रहा है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। यही है आपका बच्चों ऑल ओवर फोटोसिंथेसिस, है ना। लेकिन अब इतने शॉर्टकट में तो हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख कर आना नहीं है ना। अगर ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले तो हम अपने डेफिनेशन को लिख देंगे वहां पे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे बच्चों? दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट, ठीक है। और ये प्लांट्स के जो लीव्स में मेसोफिल सेल्स होते हैं, उसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनल होता है, और उसके अंदर में क्लोरोफिल होता है, वहां पे होता है। तुम बोलोगे मैम आपने कितना बार इसको बता दिया? मैं क्यों बता रही हूँ बार बार? ताकि तुम्हें क्लास देखने के टाइम ही सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, है ना। और एक बार तुमने अगर फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो बच्चों जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई भी पढ़ाई आपने जिस क्लास में की है बस वहीं तक उसके एप्लीकेशंस है, वहीं तक आपको यूज़ होने वाले हैं, है ना। अभी तुमको क्या लग रहा होगा? बोर्ड एग्जाम देना है और उसके बाद ये सारा पढ़ाई माइंड से ब्लैंक कर देना है। लेकिन नहीं, अगर आप साइंस स्ट्रीम को ऑप्ट करते हो, अगर आप क्लास 11th 12th में जो बच्चे नीट के लिए प्रिपरेशन करने वाले होंगे, या कुछ बच्चे जेई लेना चाहते होंगे, तो आप अपने जो भी साइंस स्ट्रीम है, यानी आपका जो भी मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, उसको अभी से इग्नोर नहीं कर सकते हो, है ना। और इवन मैं ये बच्चों मैं 9th क्लास के बच्चों को भी ये बात समझाती हूँ, है ना। क्लास 8 तक आपने क्या किया है, अब उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं है पढ़ाई नहीं करनी थी, पढ़ाई करनी थी, लेकिन क्लास 8 तक आपने क्या किया है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये 9th क्लास के बच्चों को भी बताती हूँ, और ये तुम्हारे लिए भी है कि हमारे माइंड में सारे कॉन्सेप्ट सब क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो क्या तुमको पता चला कि हमारा जो फूड बन रहा है वो ग्लूकोज बन रहा है, एंड दैट इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है।
within a leaf, यहाँ पे देखना, photosynthesis occurs particularly in a specialized cells called mesophyll cells. These cells contain chloroplast. ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों, जो आपको मैंने 3 सेंटेंस बताया था वो इसके एक्चुअली में मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, और रॉ मटेरियल्स क्या क्या था, तो रॉ मटेरियल में सनलाइट था। सनलाइट के लिए आपको पता है सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता है, तो देखो ऑल द प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। अगर उसको कार्बोहाइड्रेट बनाना है प्लांट्स को, तो उसको क्या किसका जरूरत है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत है। द कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर, है ना। एटमॉस्फेयर में है, हम O2 इनहेल कर रहे हैं, CO2 को एक्सहेल कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे है बच्चों, एटमॉस्फेयर में है। इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स द CO2 एंटर्स इन द सेल ऑफ लीव्स थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड एस्टोमेटा। अब यहाँ पे एक वर्ड क्या आ गया, एस्टोमेटा। और साथ ही साथ यहाँ पे तुमको पता चला टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं, तो देखो जो लैंड पे प्लांट्स ग्रो करते हैं ना, उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। अब तुम बोलोगे कि मैम सारे प्लांट्स तो लैंड पे ही ग्रो करते हैं, है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो बच्चों कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं ना जो वाटर में भी ग्रो करते हैं ना, सी में होते हैं, रिवर्स में होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स अपने CO2 को कैसे ले रहे हैं, अपने एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं। और क्यों ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस के लिए इन रॉ मटेरियल्स को यूज करना है, कॉल्ड एस्टोमेटा, विच ऑलवेज रिमेन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, तो ये एस्टोमेटा उनके जो लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है ना बच्चों, वहां से ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्यों लेते हैं इस एस्टोमेटा से, बिकॉज एस्टोमेटा इज द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एस्टोमेटा किसका साइट है, एस्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज होता है, जो आपको मैं बहुत अच्छे से आगे क्लियरली समझाने वाली हूँ। In aquatic plants, CO2 is obtained from the water where it remains present in the dissolved form. अब देखो जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, तो एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, यानी जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन है, उसको क्या करते हैं, उसको वो इनटेक करते हैं, उसको वो इनहेल करते हैं। तो ठीक है, प्रेजेंट इन द डिसॉल्व फ्रॉम सच प्लांट्स एब्जॉर्ब, ये क्या करेंगे, CO2 लेंगे। ठीक है, CO2 इन डिसॉल्व फ्रॉम थ्रू डिफ्यूजन ऑल ओवर देयर सरफेस फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर। ठीक है, अब देखो O2 भी ये ऐसे ही लेते हैं, और जब ये CO2 छोड़ रहे हैं, ठीक है, जो भी मानो जैसे फिशेस वगैरह हैं, पानी में जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म है, वो O2 ले रही हैं, CO2 छोड़ रही हैं, तो उन वो जो CO2 है बच्चे, वो भी तो कहीं ना कहीं वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं, तो वो CO2 को क्या करेगा, प्लांट्स ले लेगा, एक्वेटिक प्लांट्स ले लेगा। क्यों एक्वेटिक प्लांट्स ले लेगा, अपने खाना को बनाने के लिए, क्योंकि ये उसके क्या है, ये उसके रॉ मटेरियल्स हैं, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, है ना। जिन प्लांट के पार्ट्स में क्लोरोफिल होगा ही नहीं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक्चुअल में हम क्लोरोफिल को बोलते हैं, तो वो तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे कोई भी आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो उन प्रोग्राम के लिए जो एक कोडवर्ड आपका एक जो आपका कोड रहता है ड्रेस का, तो सबसे पहले क्या करते हो, आप वो ड्रेस ढूंढने में लग जाते हो। सपोज आपने मानो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, आपने सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, तो एक आपको स्कूल में क्या किए जाते हैं, एक आपका कोड फिक्स कर दिया जाता है ना। और जब तक आप वो कोड जो है उससे आप मैच नहीं करोगे, आप वो ड्रेस नहीं ढूंढोगे, तब तक क्या होगा, आप वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा डिसिमिलरिटी दिखेगी, है ना, और वहाँ पे सबको सिमिलर दिखना है। वो जो हमारा ड्रेस कोड रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है क्योंकि सबको सिमिलर दिखना है। तो वैसे ही जो हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ना, इसके बिना तो हमारे वो प्लांट्स पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो देखो क्या है, दिस आर द क्लोरोफिल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी, है ना। एक्चुअल में तो यही लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, जो मैंने तुमको 3 मैकेनिज्म समझाया था। photosynthetic pigments are present in all green parts of the plant, यानी जो प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स हैं, क्या है बच्चों, लीफ, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्ब ओनली पोर्शन ऑफ विजिबल लाइट, बिकॉज लाइट passes through a prism will show the
7 color chlorophyll absorb red and blue wavelength of light and reflect the green wavelength. देखो वो ना, अगर आप मानो किसी भी प्रिज्म से ऐसे लाइट को आप ये कर रहे हो, पासेस कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे ये जो हमारा क्लोरोफिल है ना, ये सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट किसको ये एब्जॉर्ब करता है, ये रेड को करता है, ठीक है, और किसको कर पाता है, ब्लू को कर पाता है, ब्लू लाइट को। लेकिन एक्चुअल में जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है, आपको फिजिक्स वाले सर बताएंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होंगी ना, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ग्रीन कलर में अपीयर हो जाती हैं, ठीक है, और इसीलिए दैट इज वाई क्लोरोफिल अपीयर्स ग्रीन। और इसीलिए क्या होता है बच्चों, इसीलिए क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और हमारा लास्ट क्या है, रॉ मटेरियल वाटर। वाटर इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स फॉर इट्स यूज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान हमेशा वाटर का यूज होता है। इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। और आपको पता है कि जो हमारे जाइलम टिश्यू होते हैं वो वाटर का क्या करते हैं, वो वाटर को रूट के और विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसका ट्रांसपोर्टेशन कराने का काम करते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा था ना, वेस्कुलर टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स, और उस टाइम आपने पढ़ा था ना जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या कर रहा है, जो जाइलम टिश्यू है वो वाटर को एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो में ला करके पूरे प्लांट्स के पार्ट को दे रहा है। फ्लोएम टिश्यू क्या कर रहा है, जब खाना बना ले रहा है लीफ, तो उस खाने को सारे प्लांट्स के पार्ट को दे रहा है, तो वो मल्टी डायरेक्शनल अपना वर्क कर रहा है ना। It is absorbed by the roots of the plant from the soil through the processes of osmosis। और ये osmosis process के थ्रू होता है बच्चों। Inside the chloroplast of the leaves, the water molecule is split into hydrogen and oxygen with the help of light energy of the sun, है ना। और फाइनली क्या कर रहा है, वो जो लाइट एनर्जी के हेल्प से वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग हो जाता है, और स्प्लिटिंग होने के बाद क्या बनता है बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। अब ये तुमको बहुत अच्छा सा इमेजेस दिख रहा है, ये इमेजेस किसका है बच्चों, तो यहाँ पे देखो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। हमारे ये जो क्यूट से सन है, ये सन से सनलाइट आ रहा है, और ये सनलाइट कहाँ पर पड़ रहा है, तो देखो ये सनलाइट हमारे ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट पे यानी हमारे लीफ पे पड़ रहा है। और ये जैसे लीफ पर पड़ रहे हैं, यहाँ से इसको कार्बन डाइऑक्साइड का भी जरूरत चाहिए, तो वैसे क्या हो रहा है बच्चों कि ये हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग हो रहा है ना। सबसे पहले सनलाइट के एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग हो रहा है, और स्प्लिटिंग होने के बाद वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा है, एंड विच इज सुगर विच इज ग्लूकोज, ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला C6H12O6, सारे बच्चे जानते हैं, है ना। अब देखो, जो तुमको मैं उसी टाइम से मैकेनिज्म के बारे में बता रही हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ ना बार बार 3 सेंटेंस, और मैं बोल रही हूँ कि ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इसको वीवीआई कर लेना, मीन्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, है ना, पहला था। दूसरा क्या था, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और तीसरा क्या है बच्चों, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो यहाँ पे रिडक्शन करा रहा है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन आप लोग जानते ही होंगे। रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो अगर तुम बैक जाते हो तो तुमको ये दोनों जो मैकेनिज्म है, ये दोनों प्रोसेसेस है, यहाँ पे तुमको क्या लग रहा है, यहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट है ना, और यहाँ पे तुमको क्या लग रहा है, ये सन, यहाँ पे जो लाइट है वो एब्सेंट है। तो देखो बच्चों, हम ये हमारा जो पहला और दूसरा रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, ऑल्सो नोन एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। अब तुम आगे की जब क्लासेस में जाओगे ना, क्लास 11th में, तो यहाँ पे तुम्हारे थोड़े से और डीपली पढ़ा के कॉन्सेप्ट चेंज कर दिए जाएंगे। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले तो अभी हमें बता दिया गया कि हमारे जो 2 स्टेप्स हैं वो लाइट रिएक्शन है, मतलब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, और बाकी के जो हमारे 3rd स्टेप थे उनको हम डार्क रिएक्शन या फिर ऑल्सो नोन एज लाइट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोल रहे हैं, यानी यहाँ पे लाइट का कोई यूज नहीं हो रहा है। लेकिन जब तुम क्लास 11th में
फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ोगे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को जब तुम थोड़ा और डेप्थ में जाओगे तो वो चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। लाइट इंडिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट के कॉन्सेप्ट को क्या किया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तुमने क्या देखा बच्चों, अभी आपने देखा कि हमारे 3 मैकेनिज्म फॉलो हो रहे हैं मैम, और जो हमारा 3 मैकेनिज्म है मैम, उसमें से हमारे 2 मैकेनिज्म जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, एंड थर्ड वन इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, एंड वी कैन से ऑल्सो डार्क रिएक्शन, ठीक है। गॉट इट, आ गया इतना समझ में। अब चलो, अब देखते हैं बच्चों कि हमारे फोटोसिंथेसिस के इंपॉर्टेंस क्या है ना, सिग्निफिकेंस क्या है। आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी कभी क्वेश्चंस आता है, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्यों करना है ना, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ना करता कोई दिक्कत नहीं, वो अपना खाना नहीं बनाता है ना। तो अब तुम बोलोगे मैम खाना नहीं बनाता तो भूखे मरता। तो देखो, प्लांट अपने लिए तो खाना बना रहा है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस करके तुम पे क्या एहसान कर रहा है ये भी तो जानना जरूरी है ना। खुद के लिए तो चलो वो खाना बना रहा है, लेकिन वो तुम पे भी तो कुछ एहसान कर रहा है। तो वो एक्चुअली में हम देखेंगे अभी इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में। देखो पहला क्या है, फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस इन नेचर फॉर प्रोवाइडिंग फूड सप्लाई टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या है, सारे बच्चों को समझ आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ आया होगा तो प्रीवियस लेक्चर देखोगे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं आपके बॉडी में, ठीक है, वो एक तरह मेटाबॉलिज्म हो गए। मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, फर्स्ट इज एनाबॉलिज्म एंड सेकंड इज क्या है, कैटाबॉलिज्म। व्हाट इज एनाबॉलिज्म, तो जब आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं उनको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे कैसे ये एनाबॉलिक प्रोसेस है ये तुम प्रूफ करो पहले। तो देखो मैम ने आपको क्या समझाया, प्लांट्स सनलाइट को यूज कर रहा है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहा है, प्लांट्स वाटर मॉलिक्यूल को यूज कर रहा है, और इनको यूज करने के बाद वो कौन सा एक मॉलिक्यूल्स बना रहा है, तो प्लांट बना रहा है ग्लूकोज विच इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस है ये एक तरह का एनाबॉलिक पाथवे है या एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। हम इनको क्या बोलेंगे, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है या एनाबॉलिक पाथवे है। इट प्यूरिफाइज द एटमॉस्फेरिक एयर बाय कंज्यूमिंग CO2 एंड इवॉल्विंग ऑक्सीजन, ठीक है। इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये क्या करता है, सबसे पहले तो ये प्यूरिफाई करता है एटमॉस्फेरिक एयर को। हम जो ये इतना O2 इनहेल करते हैं, CO2 को एक्सेल करते हैं, तो प्लांट्स उसको प्यूरिफाई करने का काम करता है ना। तुम सारे बच्चे सुनते हो ना, सब कोई बोलता है ना कि अगर तुम एक पेड़ काटते हो तो उसके बजाय तुम 2 पेड़ लगाओ या 3 पेड़ लगाओ, है ना, या 4 पेड़ लगाओ। हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, सारे बच्चे सुनते हो ना। हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ट्री लगाना चाहिए। हम ये क्यों सुनते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक एयर को मेंटेन करते हैं, बैलेंस करने का काम करते हैं, ठीक है। और इसको हम इकोसिस्टम में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करके अब समझने वाले हैं। और उसके बाद इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और ये लाइट एनर्जी को क्या करते हैं बच्चों, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको मैंने मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ा बहुत तो समझाया था, है ना, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग जो ह्यूमन बीइंग था या लिविंग बीइंग था उसके फीचर्स को देखा था। बट थोड़ा एक बार डेप्थ में समझ लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। देखो, metabolism is the sum of all chemical reactions that occur within a living organism to maintain life. It can be divided into 2 main types, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या है, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं एक लिविंग बीइंग के अंदर में, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर में, उनको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये कितने टाइप का होता है, तो ये 2 टाइप का होता है। पहला क्या होता है बच्चों, एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म का मतलब ये समझना है कि ये एक ऐसा सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन है जहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। देखो, इट इज अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ स्मॉलर कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस बिल्डिंग प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड, ठीक है। तो एक्चुअल में ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड इज नोन एज प्रोटीन। हम पढ़ते हैं, है ना, कि हमारे जो अमाइनो एसिड के ग्रुप्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड वो प्रोटीन बनाते हैं। तो जो वो प्रोटीन बनाने का काम कर रहे हैं छोटे छोटे
छोटे अमाइनो एसिड हमारे मिलके उनको हम क्या बोल रहे हैं, उनको हम एनाबॉलिज्म बोल रहे हैं। और इसको ऐसे समझ लो, जब वो प्रोटीन कन्वर्ट होंगे उन छोटे छोटे अमाइनो एसिड में तो उनको हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटा यानी वहां पे क्या हो रहा है, कट डाउन हो रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो देखो कैटाबॉलिज्म क्या है, इट इज अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस या सिंपलर वंस, फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये तुमको रेस्पिरेशन के टाइम में समझ में आएगा, तो आपको थोड़ा बहुत मैं समझा दे रही हूँ। जैसे अब तुमने अपना जो खाना है वो तुमने जब न्यूट्रिशन लिया तो वो समझो ग्लूकोज बन गया है ना, आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो समझो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद ना जब तुम O2 इनहेल करते हो तो ये ग्लूकोज ही क्या होते हैं, आपके टूटते हैं और फिर आप उससे क्या करते हो, आपको उससे एनर्जी मिलता है। तो वो किस टाइप का प्रोसेस हो गया, वो कैटाबॉलिज्म हो गया। तो आ गया सारे बच्चों को समझ में? ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, ठीक है, या वाई लिख देना कि ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है और एनाबॉलिज्म क्या होता है। और साथ ही साथ हमारा ऑल ओवर जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में तुम्हें ज़्यादा कुछ याद ही नहीं रखना है, उसका एक बेसिक डेफिनेशन याद रखना है, एक इक्वेशन याद रखना है। अगर बैलेंस इक्वेशन लिख पाते हो तो वो ज़्यादा बेटर बात है। और उसके बाद आपका उसका जो तीनों मैकेनिज्म है आपको वो याद रखना है, और साथ ही साथ उसके जो रॉ मटेरियल्स है वो आपको याद रखने हैं, और उसके जो सिग्निफिकेंस है यानी इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है वो आपको याद रखना है। ये तो हमारे कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो बेसिक थी। अब तुमको मैंने स्टोमेटा के टाइम में क्या बताया था कि स्टोमेटा क्या होता है। देखो एक्चुअली में स्टोमेटा एक माइक्रोस्कोपिक टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो देखो स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स और माइक्रोस्कोपिक एपर्चर्स प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में। यहाँ पे ये एपिडेमिक नहीं होगा, एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मिस कर लेना इसको, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडेमिक पैंडेमिक तो कुछ और हो गया, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का क्या होता है मतलब, देखो जैसे ये मानो मेरा हाथ है, ठीक है, तो ये वाला जो मेरा पोर्शन है ना स्किन वाला, ये एपिडर्मिस हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया। स्किन ये भी है, लेकिन अभी अगर मैं ऐसे बताऊं तो ये मेरा एपिडर्मिस हो गया क्योंकि ये मेरा ऊपर का सरफेस हो गया, नीचे का मेरा हाइपोडर्मिस हो गया। अगर मैं इसको ऐसे कर देती हूँ तो ये वाला मेरा एपिडर्मिस हो गया और ये वाला मेरे हैंड का पोर्शन क्या हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया। तो एक्चुअल में जो स्टोमेटा होता है ये लीव्स के एपिडर्मिस लेयर पे, एपिडर्मिस सरफेस पे प्रेजेंट होता है, गार्डेड बाई 2 बिन्स और किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स। और इनको गार्डेड कौन करता है, मतलब ये कब ओपन होंगे कब क्लोज होंगे ये कौन डिसाइड करता है, मतलब इनके बॉडी गार्ड कौन होते हैं बच्चों, तो इनके बॉडी गार्ड होते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है बच्चों, तो आपको मैम ने बताया था ना कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराने का काम करता है। तो a large amount of gaseous exchange occurs in the leaves through stomata. The exchange of gases also takes place across the surface of roots, leaves and stems. अब देखो स्टोमेटा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराने का काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लांट्स में जितने भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं उनकी जिम्मेदारी स्टोमेटा की ही है। तो ये तुम ना रेस्पिरेशन इन जब प्लांट्स में आपको पढ़ाऊंगी तो उस टाइम में तुम समझना बहुत अच्छे से कि स्टीम्स कैसे गैसियस एक्सचेंज करते हैं, लीव्स कैसे गैसियस एक्सचेंज करते हैं, लीव्स में तो स्टोमेटा कर रहा है, रूट्स कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ट्रांसपीरेशन अकर्स थ्रू द स्टोमेटा। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, तो देखो जो एक्सेस वाटर है, ठीक है, जो लॉस ऑफ वाटर है उसको स्टोमेटा क्या करता है, इवोपोरेट कर देता है। ठीक है, क्या करता है, जो एक्सेस वाटर है जिसको अब हमारा प्लांट जो है वो यूज नहीं करने वाला है, निकल रहा था ना आपका O2 भी निकल रहा था और आपका ये वाटर भी निकल रहा था ना फोटोसिंथेसिस के दौरान में बाई वेस्ट प्रोडक्ट। तो वो जो बाई प्रोडक्ट है, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये जो वाटर है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसको क्या करता है, उसको स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन उसका करा देता है, मतलब उसको क्या करता है, वो उसको वो इवेपोरेट कर देता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू स्टोमेटा। आ गया समझ में? चलो अब हम आगे देखते हैं बच्चों कि हमारे गार्ड सेल्स क्या होते हैं। तो सिंपल सा
गार्ड सेल्स क्या कर रहे हैं, गार्ड सेल्स आपके स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका स्टोमेटल पोर हो गया, ये आपका क्या हो गया, इसके अंदर में न्यूक्लियस हो गया, और आपके गार्ड सेल्स क्या हो गए, ये वाले हो गए बच्चों, ये वाले, ठीक है, जिनकी वजह से स्टोमेटा का क्लोजनिंग और ओपनिंग डिसाइड हो रहा है। मतलब वो समझो उसके दो बॉडी गार्ड हैं। These are kidney shaped cells which cover a single is stoma. They also contain chloroplast, ठीक है, इनके पास भी क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। They regulate the opening and closing of stomata and also perform photosynthesis. ओपनिंग क्लोजिंग कैसे कर रहे हैं, तो देखो जैसे वाटर आया, ठीक है, क्या होगा, जैसे वाटर आएगा, देखो यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज कैसे हो रहा है, स्टोमेटा ओपन कैसे हो रहा है, तो जैसे वाटर आएगा, वाटर के आते आते क्या हो जाएगा, वो स्वेल कर जाएगा, है ना, जब पानी अंदर आना है तो वो स्वेल कर जाएगा, और जैसे वाटर उससे बाहर निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा। मीन्स देखो व्हेन द गार्ड सेल स्वेलिंग, जब गार्ड सेल स्वेल कर गया हुआ है, टर्जिड ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर, क्यों, जब वाटर का एंट्री हुआ है, द स्टोमेटा गेट ओपन, और तभी स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मतलब समझो जब गार्ड सेल के अंदर में पानी आया, वो स्टोमेटा क्या हुआ, गार्ड सेल स्वेल किया और स्टोमेटा ओपन हो गया, ठीक है। बट व्हेन द गार्ड सेल श्रिंक, और जैसे गार्ड सेल श्रिंक किया, क्या हो जाएगा, श्रिंक मतलब फ्लैशिड ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर, तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, स्टोमेटा गेट क्लोज। यानी कि जैसे गार्ड सेल के अंदर पानी आया, स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन हो गया, और जैसे गार्ड सेल से पानी गया, जैसे जैसे गार्ड सेल श्रिंक किया, वैसे क्या होगा, वैसे स्टोमेटा का जो भी वाटर है वो बाहर निकल जाएगा, है ना। जनरली स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग नाइट टाइम। जो स्टोमेटा होता है वो जनरली क्या होता है, डे टाइम में ओपन रहता है और नाइट टाइम में क्या रहता है, क्लोज रहता है। बट इन डेजर्ट प्लांट्स स्टोमेटा ओपन इन द नाइट टाइम टू चेक एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट मैं तुमको बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ कि व्हाट अबाउट डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, ठीक है, जनरली जो हमारे स्टोमेटा होते हैं वो डे टाइम में क्या होते हैं, डे टाइम में ओपन होते हैं, नाइट टाइम में क्लोज हो जाते हैं। और ये आपका एक क्विक टू डाइजेस्ट है, मतलब जल्दी से डाइजेस्ट होने वाला है, या फिर इसको समझ लो पॉइंट टू रिमेंबर, मतलब तुम्हें याद रखना है। क्या तुम्हें याद रखना है कि प्लांट जो अपना खाना बना रहा है ना, तो वो अपना खाना क्या बना रहा है बच्चों, उसका खाना बन रहा है ग्लूकोज। तो उस ग्लूकोज को प्लांट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, यानी प्लांट्स स्टोर देयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वाइल ह्यूमन बीइंग स्टोर देयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हम अपना एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये क्लासेस का जो भी टॉपिक है वो सारे होते हैं एंड्स। नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे का टॉपिक देखने वाले हैं, लेकिन चलो एक बार हमने क्या क्या आज देखा, तो हमने आज के लेक्चर में बेसिकली पहले कुछ क्वेश्चंस किया, फिर हमने देखा कि हमारे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, जिसमें वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, उसके भी दो टाइप्स थे, फोटो, और ये हमारे फोटो ऑटोट्रॉप्स थे, दूसरा कीमो ऑटोट्रॉप्स था। और फिर हमने फोटो ऑटोट्रॉप्स मतलब कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर में कैसे हो रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और हमने पूरे फोटोसिंथेसिस को डीपली डिस्कस किया, है ना। तो आज का क्लासेस जो है वो आई होप सारे बच्चों को समझ आ गया होगा। आपका काम क्या है कि आप या तो मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहोगे, नहीं तो जैसे आपका क्लासेस एंड होता है तो फिर आप थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कर सकते हो जिस भी टाइम में आप क्लासेस कर रहे हो, और उसके बाद अपने नोट्स को एक बार अपडेट कर लेना, ठीक है। सेम डे अगर तुम नोट्स बना लेते हो तो कभी भी तुम किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं भूलोगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Thank you so much.